हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए चेतना, होस्ट ऑफ दिस वेबिनार। आज हम इस वेबिनार में सीखने वाले हैं कि ITR 1 हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। ITR 1 फाइल करने के लिए हम इस वेबिनार में यूज़ करेंगे गवर्नमेंट की यूटिलिटी। गवर्नमेंट की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इस वेबिनार में मैंने गवर्नमेंट की यूटिलिटी को यूज़ किया है रिटर्न फाइलिंग के लिए। इस वेबिनार को हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। जब आप वेबिनार को परचेज करेंगे हमारी वेबसाइट से तो आपका एक लॉगिन प्रोवाइड किया जाएगा आपको उसके अंदर आपको सारी वेबिनार्स की डिटेल को शेयर किया जाएगा। इस वेबिनार्स की डिटेल में सबसे पहले आपसे बात की जाएगी कि आपको ये वेबिनार कब परचेज करना है। दैट मीन्स आप ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि ये वेबिनार ITR 1 फाइलिंग के लिए है। ITR 1 कौन कौन फाइल कर सकता है? अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, आपकी इनकम 50 लाख एंड बिलो है, आपकी जो इनकम की सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी, पेंशन, अदर सोर्स या फिर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में ओनली 1 प्रॉपर्टी को इंक्लूड करके चलते हैं इन केस ऑफ ITR 1। और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट होती है तो उसकी वैल्यू 5000 से अबव नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो आप ITR 1 के लिए और हमारे इस वेबिनार के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इस वेबिनार को परचेज नहीं कर पाएंगे। वेबिनार की टर्म्स एंड कंडीशन बताने के बाद हमने बात करी है कि वेबिनार को हमने जो है 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। नंबर 1 हमने बताया है कौन ITR 1 फाइल कर सकता है। नंबर 2 आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हमें ऑनलाइन फैच करने होते हैं लाइक 26AS, AIS, TAS, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद देयर कंटेंट, प्लस इसके ऊपर एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है वो हमने हर एक सेक्शन के साथ प्रोवाइड की है। आपको अगर डिटेल्ड में हर एक सेक्शन की जानकारी लेनी है तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उस कंटेंट को आप चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने यहाँ पे बात करी है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उस पासवर्ड को किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो इनकम टैक्स वेबसाइट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं, उन सब बेसिक चीज़ों के ऊपर हमने एक अलग से रिकॉर्डेड वीडियोस बनाई हैं। आप वो रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ से अपने लॉगिन में जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ITR 1 को हमने सेक्शन वाइज डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ITR 1 जब हम फाइल करने लगते हैं तो हर एक कंपोनेंट के साथ एक सेक्शन जुड़ा होता है। जब तक कि उस सेक्शन की डिटेल में नॉलेज ना हो या फिर आपको ये ना पता हो कि वो सेक्शन कहता किस चीज़ के बारे में है, तो आप जो है उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, आप अपनी रिटर्न को सक्सेसफुली फाइल नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई एरर उसमें रह ही जाएगा। तो इसलिए उसकी डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हमने ITR 1 सेक्शन वाइज डिटेल में हर एक सेक्शन को यहाँ पे कवर किया है। अगर आप डिटेल में किसी सेक्शन की नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आपको इस सेक्शन के अंदर हर एक इनकम टैक्स का सेक्शन जो कि ITR 1 से रिलेटेड है उसके ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो प्लस कंटेंट यहाँ से आपको मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ करके डिटेल्ड में नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमने अदर का सेक्शन दिया है, वहाँ पर आपको जब आप रिटर्न अपनी अपलोड कर देते हैं उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हमारी रिटर्न प्रोसेस हुई नहीं हुई, कितना टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, हमारी अगर कोई लायबिलिटी बन रही है तो उस लायबिलिटी की हमें कैसे पेमेंट करनी है, हमें अपनी रिटर्न को वेरीफाई कैसे करना है, रिटर्न अपलोड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट कहाँ से मिलेगी या फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके की जो बेसिक वीडियोज़ हैं वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। मेरे कहने का मतलब है मेरा ये जो वेबिनार है वो एक फुल पैक है रिटर्न कंटेंट प्लस रिकॉर्डेड वीडियो का। आप अगर एक बार ये वेबिनार ले लेंगे तो आपको कहीं पर भी अपनी नॉलेज में ऐसा नहीं लगेगा कि अब आपको रिटर्न भरने में अभी भी कोई आप रिटर्न भरने में गलती कर सकते हैं या अभी भी आपको रिटर्न भरने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये था मेरे वेबिनार के सेक्शन की एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जब भी आप इस वेबिनार को लेंगे आपको पता रहना चाहिए कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है।
अब मैं स्टार्ट करूंगी कि अब हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं कि इनकम टैक्स की यूटिलिटी को यूज़ करते हुए हम अपनी रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे। ड्यूरिंग द वेबिनार रिटर्न में जितने भी सेक्शन आएंगे मैं कोशिश करूंगी कि हर एक सेक्शन के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको वो सेक्शन कहाँ मिलेगा। बट अगर मैं कहीं पर लैकिंग करूँ तो मैंने आपको बता दिया है, आपको हर एक सेक्शन मिलेगा, हर एक सेगमेंट मिलेगा जो मेरे यहाँ रिकॉर्डेड वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर है। अगर ड्यूरिंग वेबिनार आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर आकर उसको चेक कर सकते हैं। सो आइए अब वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटर्न को स्टार्ट करने से पहले मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। हियर इज द कंटेंट। बेसिक डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल होनी चाहिए। आपका इनकम टैक्स पे यूज़र आईडी, पासवर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए जो कि आपके एम्प्लॉयर ने दिया है। ये डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो वेल एंड गुड। सैलरी स्लिप अगर हमारे पास रहती है तो अगर कोई टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं तो उसमें यूजफुल होती है सैलरी स्लिप। देन फॉर्म 26AS आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। AIS TIS आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आप ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर एजुकेशन लोन है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर कोई आपकी FD है उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, और अगर FD नहीं है, मान लीजिए सिर्फ सेविंग का इंटरेस्ट है, तो पासबुक आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज वो इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन हमें AIS TIS से भी मिल जाती है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन सब की एक आप डिटेल समरी बना के अपने पास रख लीजिए। रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर आपको यूज़ में आएंगी। जो आपका फॉर्म 16 है उसमें भी सारी इन्वेस्टमेंट अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को दी है तो वो मेंशन होती है। बट समटाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर कोई डिडक्शन देना भूल गया या आप उसको पेपर देना भूल गए, तो ये जो एडिशनल डिडक्शन आपको लेनी है इन सब की इन्फॉर्मेशन आप अपने हाथ में रखिए जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है हम रिटर्न अपलोड कर देते हैं और फिर याद आता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट तो हमारी क्लेम करनी रह गई, वहां पर आपको टैक्स का लॉस हो जाता है। तो इसीलिए जब भी रिटर्न फाइल करना शुरू करें तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास, या तो ये डॉक्यूमेंट्स रखिए या फिर एक इनकी डिटेल आप एक नोटबुक में कहीं पर नोट कर लीजिए कि इतनी इनकम है, इतना आपका इन्वेस्टमेंट है, इतना आपने प्रीमियम पे करा है, इतना आपने लोन पे इंटरेस्ट पे करा है। बिकॉज जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप इन्वेस्टमेंट के प्रूफ अपलोड करिए या आप अपना इनकम का प्रूफ अपलोड करिए। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड रिटर्न होती है। आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, सिर्फ अपने फाइनेंशियल्स इसके ऊपर डालने हैं। एवरीबडी गॉट द पॉइंट। अब ये सब मैंने अपने जिस एसएससी का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देके रिटर्न फाइलिंग करूँगी उस एसएससी के मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हूँ। मैंने उसका 26AS निकाल लिया है, AIS मैंने ले लिया है, फॉर्म 16 का पार्ट ए मैंने ले लिया है, दिस इज़ द पार्ट बी, ये भी हमने ऑलरेडी ले लिया है, एंड दिस वन इज TIS भी हमने ले लिया है। इसके अलावा इनकी कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं है जो फॉर्म 16 में ना हो, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन भी मैं ले लेती। ID पासवर्ड मुझे पता है, बैंक मेरे पास है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आई हैव ऑल दिस थिंग्स। नाउ विल स्टार्ट द रिटर्न। अब रिटर्न स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गवर्नमेंट यूटिलिटी। गवर्नमेंट यूटिलिटी आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, e-portal incometax.gov.in। जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जब आप जाएंगे, असेसमेंट ईयर 2023-24 आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसको हम असेसमेंट ईयर 23-24 में काउंट करते हैं। यहाँ पर आपके पास है कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 1 to ITR 4।
यहाँ पे कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी की क्यों बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ने एक ही यूटिलिटी दी हुई है, चाहे आप इसमें ITR 1 का यूज करें, 2 का, 3 का, 4 का, आपको ये यूटिलिटी दी गई है विंडोज के लिए, आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड करनी है और इसके थ्रू अपनी रिटर्न को अपलोड करना है। तो यहाँ पर यूटिलिटी फॉर विंडोज पे क्लिक करके आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद आपको ये जो यूटिलिटी है वो एक जिप फोल्डर में मिलेगी। यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद आपकी ये यूटिलिटी एक जिप फोल्डर में आएगी, इस तरीके का आपका एक जिप फोल्डर होगा। आपको इसको अनजिप करना है, अनजिप करने के बाद ये फोल्डर आपको मिलेगा। इस फोल्डर में ये है आपका सॉफ्टवेयर, इस तरीके का आइकन आपको नजर आएगा, वो है आपका सॉफ्टवेयर। इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सेटअप का फोल्डर है। ये जो यूटिलिटी है आपकी सेटअप हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पर, इसकी एक आइकन बन के आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके की एक यूटिलिटी खुल के आएगी जिसको आपको यूज करना है अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए। डेस्कटॉप यूटिलिटी ITR 1 to ITR 4 यही यूटिलिटी यूज होनी है। ITR 1 to 4 देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ITR 1 को हम इसी यूटिलिटी का यूज करके फाइल करेंगे। कंटिन्यू। यूटिलिटी कंटिन्यू करने से पहले एक मैसेज और कन्वे कर देती हूँ मैं आपको। रिटर्न फाइलिंग आप जो है 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग है। आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न को। ऑनलाइन का मतलब यहाँ पे यह है कि आपको पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करना है। लॉगिन में भी ये सेम यूटिलिटी सेम है, हमारी सेम यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है। आप वहाँ से लॉगिन करके उस यूटिलिटी को सेलेक्ट करके अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स इतने ही हैं। और ऑफलाइन में क्या है, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपने डेस्कटॉप पे यूटिलिटी को डाउनलोड करिए और उस पर आप इजीली काम कर लिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक डिफरेंस ये रहता है कि ऑनलाइन जब मैं रिटर्न फाइल कर रही होती हूँ तो एक स्टेपुलेटेड टाइम है जिसमें मेरे को अपनी रिटर्न को कंप्लीट करना है, या फिर मैं अगर रिटर्न सेव करना भूल गई तो मुझे दोबारा से सारी रिटर्न पे काम करना होगा। ऑफलाइन में एक ये है बेनिफिट कि जब आपके पास टाइम हो आप रिटर्न की यूटिलिटी को खोल के अपनी रिटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास टाइम आउट होने का या फिर सेशन एक्सपायर होने का ऐसा कोई स्कोप नहीं है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी को ही यूज करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। सो जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, देयर आर 3 ऑप्शन, रिटर्न, ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न एंड प्रीफिल्ड डाटा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, रिटर्न पे जब आप जाएंगे, फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आप एक फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न में क्या होता है कि अगर आप कोई रिटर्न बनाते बनाते आपकी रिटर्न बीच में रह गई क्योंकि आपके पास उस वक्त इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी या फिर आपके पास उस टाइम पे टाइम नहीं था, तो आपने क्या करा, वो रिटर्न जितनी बनाई थी उतनी सेव कर दी, तो वो रिटर्न आपकी चली गई ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न में। तो आप ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न पे एडिट पे क्लिक करके दोबारा उसी रिटर्न पे काम कर सकते हैं। आपको दोबारा से पूरी रिटर्न पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीफिल्ड रिटर्न में क्या होता है, आपकी जो रिटर्न है उसमें जब आप प्रीफिल डाटा करते हैं तो वो रिटर्न आपकी प्रीफिल होके यहाँ पे नज़र आने लगती हैं। हम यहाँ पे आपको फ्रेश रिटर्न बता रहे हैं तो इसलिए हम फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। फाइल रिटर्न पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे फर्दर 3 ऑप्शन आपके पास डिस्प्ले होंगे कि आप रिटर्न फाइल करना कैसे चाहते हैं। 1 बाय 1 ऑप्शन देख लेते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं ये। नंबर 1, डाउनलोड प्रीफिल्ड डाटा। नंबर 2, import pre-filled data. Number 3, import draft ITR filed in a online mode or import JSON generated from Excel and HTML utility. तीनों में क्या डिफरेंस है? नंबर 1 ऑप्शन में क्या होता है कि आपकी जो रिटर्न की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन और भी जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स वेबसाइट पर अवेलेबल है आपके अकाउंट से रिलेटेड, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना ID पासवर्ड डालना है इनकम टैक्स का। जितनी भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आपकी इस रिटर्न में ऑटो फैच हो जाएगी। आपको 1 बाय 1
इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन फेच करानी है डिपार्टमेंट की वेबसाइट से, उसको क्रॉस चेक करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन कम है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन डिलीट करने का, ऐड करने का सारे तरीके के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। उस पर आप क्लिक करके अपने रिटर्न को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है, इंपोर्ट प्री फिल डाटा। On click of this button, the pre-filled data already saved by you on your system in JSON format can be imported to pre-fill the information in income tax return. सेकेंड ऑप्शन में भी आपका सेम ही होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप उसको प्रीफिल्ड करा सकते हैं इस इनकम टैक्स की यूटिलिटी में। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में आपको जेएसएन इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अपना आईडी पासवर्ड देना है इनकम टैक्स का, अपने आप आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फैच हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है लेकिन आपके पास जेएसएन फाइल है, तो वो जेएसएन फाइल आप सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस सेम है जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में था। थर्ड ऑप्शन में क्या होता है कि इनकम टैक्स ने दो तरीके की यूटिलिटी आपको दी है रिटर्न फाइलिंग के लिए। एक जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको कहते हैं जावा बेस्ड यूटिलिटी, दूसरा है एक्सेल यूटिलिटी। आप एक्सेल यूटिलिटी को यूज़ करके भी अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। एक्सेल यूटिलिटी में प्रॉब्लम क्या होती है, वो यूटिलिटी थोड़ी ट्रिकी है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। उस यूटिलिटी को जब हम यूज़ करते हैं एरर्स भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो एक्सेल बेस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट यूज बेस्ड यूटिलिटी है वो। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास जेएसएन ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि आपने एक्सेल यूटिलिटी से या एचटीएमएल यूटिलिटी से बना रखी है, तो उस जेएसएन को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और जो भी आपको उसमें चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये है हमारे 3 ऑप्शन रिटर्न फाइलिंग को स्टार्ट करने से पहले। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा जब भी आप रिटर्न को फाइल करते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, देन कंटिन्यू करते ही आपसे आपका पैन नंबर और असेसमेंट ईयर पूछा जा रहा है जिसके लिए आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर एंड असेसमेंट ईयर मैंने यहाँ पे जैसे ही पंच किया, प्रोसीड का बटन आ गया, मेरे को प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही अब ये आपसे कह रहा है कि आपको लॉगिन करना है अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। आपको ऑटो रूट कर दिया इन्होंने लॉगिन करने के लिए। यहाँ पर अगेन मैं अपना आईडी डालूंगी। हमारा आईडी हमेशा हमारा पैन, हमने अपना आईडी डाल लिया, देन कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पे डालना है अपना पासवर्ड। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, मैंने अपने इनकम टैक्स पे लॉगिन कर लिया है। मेरा पैन, नेम, असेसमेंट ईयर, डाउनलोडिंग डेट वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद अब आपसे टाइप ऑफ एसएससी पूछा जा रहा है कि आपका नेचर क्या है जिसकी आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर्स है। मेरे केस में मैं एक इंडिविजुअल की रिटर्न भर रही हूँ, तो मैंने इंडिविजुअल क्लिक करा, देन कंटिन्यू करने के बाद मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये यूटिलिटी चारों टाइप की रिटर्न के लिए। तो अब आपसे ये पूछ रहे कि आपको कौन सा रिटर्न का फॉर्म भरना है। हमें भरना है ITR 1। अब देखिए ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 ही रिटर्न आ रही है, ITR 1 एंड ITR 4। 2 एंड 3 अभी इसमें नहीं आ रही है। एक्चुअली अभी तक 2 और 3 ऑफलाइन मोड में डिपार्टमेंट ने लॉन्च नहीं की है, लॉन्च होने वाली है। जैसे ही लॉन्च होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। बट हम तो ITR 1 पे काम कर रहे हैं। हमने ITR 1 को सिलेक्ट किया, देन प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आप अपनी रिटर्न को 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 1, आपको अपनी वैलिडेट द रिटर्न ब्रेकअप, आपको सबसे पहले डाटा प्रीफिल कराना है। देन कंफर्म योर रिटर्न समरी, सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद रिटर्न की समरी को कंफर्म करेंगे हम। देन वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। थर्ड स्टेप क्या है, हमें अपनी रिटर्न को सबमिट कर देना है। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी रिटर्न फाइल होना स्टार्ट हो गई। ये है फर्स्ट पेज जो है इनकम टैक्स की यूटिलिटी का, जहां पर आपसे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ क्वेश्चन 1 है बट ऑप्शन आपके लिए 3 है।
आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यूटिलिटी स्टार्ट होते ही इसने पूछ लिया कि आप अपनी रिटर्न फाइल क्यों कर रहे हैं, क्यों आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। देयर आर 3 ऑप्शन। नंबर 1, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। मेरी जो इनकम है वो मेरी एग्जाम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख से मेरी इनकम ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर रही हूँ। नंबर 2, मेरी जो इनकम है वो तो कम है, लेकिन मेरी इनकम जो है 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) में फॉल करती है। अब ये 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) होता क्या है? एक्चुअली इस 7th प्रोवाइजो में कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि अगर आप उसमें से कोई भी क्राइटेरिया कंप्लीट कर देते हो तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। जैसे कि आपने अपने बैंक में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कराया है, चाहे वो सेविंग है या फिर करंट अकाउंट है, या फिर आपने फॉरेन ट्रैवलिंग में 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंड किया है, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से भी ऊपर आ जाता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर आप इनको फुलफिल कर देते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, ऑल्दो आपकी इनकम बहुत कम है। तो ये 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस में, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि मान लीजिए आप सेकंड में भी नहीं आते, फर्स्ट में भी नहीं आते हैं, तो आप थर्ड को सिलेक्ट करके अपना रीज़न दे सकते हैं कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। 99.9% केसेस में हमारा जो ऑप्शन एप्लीकेबल होता है वो फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेबल होता है। हर कोई रिटर्न इसीलिए भरता है क्योंकि उनकी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है, 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, इसलिए आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो यूज टू फाइलिंग द रिटर्न। तो इसलिए आपको भी और मैं भी फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ एंड देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखिए हमारी जो रिटर्न है उसको फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वो आपसे पूछ रहा है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। नंबर 2 आपसे पूछी जा रही है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। आपको अपनी सारी इनकम सेकंड ऑप्शन में डालनी है, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी की है, चाहे सैलरी की है, चाहे अदर इनकम है, या फिर आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है। नंबर 3 में वो आपसे पूछता है कि आपके डिडक्शंस क्या क्या हैं, आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। नंबर 4 में आपसे पूछता है कि आपने टैक्स आज तक कितना पे किया है, आप मुझे ये बता दीजिए। नंबर 5 में आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट होके आती है, कितना आपको और पे करना है या फिर कितना आपका रिफंड बनता है। ये दोनों अमाउंट आपको 5th स्टेप पे आते आते पता लग जाएंगे। अगर आपकी लाइबिलिटी है तो आपको पेमेंट कर देनी है, अगर रिफंड है तो वेल एंड गुड। गवर्नमेंट की यूटिलिटी की एक थोड़ा सा मेरे को ग्लिच लगता है, आप किसी भी ऑप्शन पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। एक इन्होंने कोरम दिया है, एक स्टेप बाय स्टेप क्राइटेरिया दिया है कि आप जब तक 1 स्टेप कंप्लीट नहीं करते आप सेकंड स्टेप पे नहीं आ सकते। जैसे ही आप पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे यहाँ पर एक छोटा सा टिक मार्क आएगा और सेकंड स्टेप आपका विजिबल हो जाएगा। अभी देखिए आपका फर्स्ट स्टेप विजिबल है, बाकी नीचे का कोई भी स्टेप आपका विजिबल नहीं है। आप बीच में स्विच ही नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे ना हम स्विच कर ही नहीं सकते। हमें पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट करनी है, देन हम सेकेंड पे आ पाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। जैसे ही आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक किया तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन ऑटो फैच होकर आई है उसमें आपका नाम, लास्ट नेम, पैन नंबर, आधार कार्ड सब कुछ यहाँ पर आ गया है। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं, आपकी जो बैंक की डिटेल है वो आ गई है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन रह गई है उसको अपडेट करना है, जो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है उसको क्रॉस चेक करना है। मैंने ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चेक कर ली है। ये अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर कि आपका एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपको गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे टिक करना है। स्टेट है तो स्टेट पे, पीएसयू है तो पीएसयू पे। अगर आप पेंशनर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं, पीएसयू के अंदर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप एक प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको अदर पे क्लिक करना है। और अगर मान लीजिए आप इन सब में से किसी में भी नहीं आते, आपकी तो फैमिली पेंशन थी इसीलिए आप इसको कर रहे हैं, तो आपको करना है अपना लास्ट ऑप्शन क्लिक।
तो मेरे केस में मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉई हूँ, मेरा जो एसएससी है वो एक प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो मैंने अदर का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से सेक्शन में अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। रिटर्न फाइल हम 4 सेक्शंस के अंदर कर सकते हैं। नंबर 1 सेक्शन 139(1), नंबर 2 सेक्शन 139(4), नंबर 3 सेक्शन 139(5) एंड सेक्शन 119(2)(b). अगर इन सेक्शंस की डिटेल नॉलेज आपको लेनी है तो आपको मेरे रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इनकी जो ब्रीफ है वो बता देती हूँ। सेक्शन 139(1) बात करता है, अगर आप बिफोर द ड्यू डेट अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है सेक्शन 139(1). इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई 2023। इससे पहले अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आप 31 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन 139(4) को सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी लेकिन अब आपको कोई आपकी फर्स्ट रिटर्न में कोई गलती हो गई तो आप उसको रिवाइज करने जा रहे हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर मान लीजिए आप अपनी रिटर्न फाइल करना ही भूल गए, आपका टाइम निकल गया रिटर्न फाइल करने का, आप रिटर्न फाइल करना भूल गए, तो अब आपने दी है डिपार्टमेंट में अपनी एक कंडोनेशन रिक्वेस्ट। अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है तो उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है, उसके अंदर जो भी रिटर्न फाइल होंगी आपको नंबर 4 पॉइंट को पे क्लिक करना है तो अपनी रिटर्न को आगे कंटिन्यू करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर आप अपनी इन सब रीज़न से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, आप तो इसीलिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपके पास आया है इनकम टैक्स का नोटिस, चाहे वो नोटिस किसी भी सेक्शन में आया हो। यहाँ पे 4 सेक्शंस के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अगर नोटिस के अगेंस्ट अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको एक्टिव करना है, वो पर्टिकुलर सेक्शन सेलेक्ट करना है, उस नोटिस का नंबर प्लस डेट आपको डालनी है और फिर आप अपनी रिटर्न को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी के लिए आपके लिए ये वाला सेक्शन जो है यूज़लेस है, कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हर कोई फर्स्ट टाइम या रिटर्न भर रहा है अपनी इस फाइनेंशियल ईयर की। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपसे ये पूछ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम 115 BAC। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 115 BAC। पहले हमारी सिर्फ एक ही रिजीम होती थी, जो एक ही टेबल होती थी, टैक्स रेट एक ही होते थे जिनको यूज़ करके आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती थी। लास्ट 3 ईयर से डिपार्टमेंट में दे दिया, आपको 2 तरीके के स्लैब रेट दे दिए। हम इनको न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पे अब बताना है कि आप कौन सी टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के लिए यस कर देंगे तो जो भी डिडक्शंस मिलती हैं आपको वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम यानी कि यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे तो आप डिडक्शंस अपनी क्लेम कर पाएंगे। इस ऑप्शन को आप यस करेंगे या नो करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। दोनों में आपको करना क्या है, आपको अपनी एक रफ कैलकुलेशन करनी है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के अकॉर्डिंग। फिर आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सी रिटर्न आप यहाँ पे भरना चाहेंगे। मेरे केस में मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न भरना चाहती हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कर दिया नो। सेक्शन 115 BAC के ऊपर हमारी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो भी है और आप मेरे रिकॉर्डेड सेक्शन से इस सेक्शन की जो है डिटेल्ड नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा टैक्स प्लानिंग के लिए भी। देन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) के बारे में हमने ऑलरेडी भी बात करी थी। स्टार्टिंग में ही हमसे पूछा गया था कि हम इस सेक्शन के अंदर रिटर्न भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। हमने उस टाइम पे इसको सिलेक्ट नहीं किया था। तो अब देखिए यहाँ पे ऑटो पिक हो रहा है नो। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे यस का ऑप्शन अपने आप शो होने लगता। आपको इस ऑप्शन में कुछ भी करना नहीं है।
देन ये आपसे पूछ रहा है बैंक की डिटेल, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सब की आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। समटाइम्स होता है सारे अकाउंट हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने सारे अकाउंट डिस्क्लोज कर देने चाहिए। आपको यहाँ पे अपने सारे बैंक अकाउंट मेंशन करने हैं। जितने बैंक अकाउंट आपने पहले से डिपार्टमेंट में डिस्क्लोज करे हुए हैं वो आपको यहाँ पे ऑटो फैच मिलेंगे, आपको उन पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट आप बंद करा चुके हैं, अब नहीं है वो अकाउंट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी बैंक डिटेल गलत शो हो रही है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा अमाउंट नहीं आ रहा, पूरा अकाउंट नंबर नहीं आ रहा है। जब मैं व्यू बैंक डिटेल पे जाऊंगी तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आने लगेगी। तो आप इस तरीके से जितने भी बैंक शो हो रहे हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लीजिए। कोई आपने अगर नया अकाउंट ओपन कराया है तो उसको आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से ऐड अनदर में जाके आपको वो अकाउंट ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको कम से कम अपना एक अकाउंट रिफंड के लिए एक्टिव करना है। वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिलेक्टेड फॉर रिफंड, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एटलीस्ट वन अकाउंट आपका रिफंड के लिए सिलेक्टेड होना चाहिए, तभी आप आगे गो अहेड कर पाएंगे। अदरवाइज ये आपको जो कंफर्म का ऑप्शन है ये यहाँ पे एक्टिव ही नहीं होगा। आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी अपने रिफंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही अकाउंट करना है, बट हाँ एटलीस्ट एक अकाउंट आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। इसके साथ ही एक दिमाग में क्वेरी रेज होती है कि अगर मान लीजिए मेरा रिफंड नहीं बनता, या फिर मुझे पता है कि मेरा तो रिफंड बनेगा ही नहीं, मेरी तो इवन लाइबिलिटी है, तो भी क्या मुझे ये सेक्शन सिलेक्ट करना है? तो हाँ, आपको रिफंड के लिए अकाउंट जरूर सेलेक्ट करना है, चाहे रिफंड बने या नहीं बने। तो मेरा एक ही अकाउंट था, इन्फॉर्मेशन सारी ठीक है, मैंने चेक कर ली है और मैंने उसी अकाउंट को रिफंड के लिए सिलेक्ट कर लिया है। देन आपकी अभी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है। विल मूव टू कंफर्म। अब आप देखिए जैसे ही आपने कंफर्म पे क्लिक किया आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आगे टिक मार्क आ गया, कंफर्म्ड आ गया। इसका मतलब आपने एक स्टेप पार कर लिया है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में अब आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम फिल करनी है। आपको जिस जिस सोर्स से भी इनकम है वो सारी यहाँ पर बता देनी है। कोई इनकम आपकी रहनी नहीं चाहिए, नहीं तो कल को आ सकता है आपके पास नोटिस। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि आपकी कोई इनकम बची नहीं है, अगर नहीं याद है तो अभी भी याद कर लीजिए। आप अपने जब भी रिटर्न भरने लगे एक समरी बना के चलिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी कहाँ कहाँ से इनकम आई है, आपके दिमाग में जो भी पॉइंट्स आए आप एक समरी रिपोर्ट में लिख लीजिए। इसके अलावा जो आपने AIS TIS 26AS डाउनलोड किया है वो भी स्टेटमेंट आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी इनकम को याद दिलाने के लिए, क्योंकि अगर AIS TIS में कोई इन्फॉर्मेशन है और आप अपनी डालना भूल गए हैं तो आपको नोटिस 110% इवन 200% आपको नोटिस आएगा ही आएगा। तो अब ग्रॉस टोटल इनकम को आपको कैसे फिल करना है वो अब हम डिटेल में जान लेते हैं। इसको फिल करने से पहले जितने भी मैंने आपको कहा था डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी करिए, तो पहले हम उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर लेते हैं। तो मेरा जो क्लाइंट है या फिर असेसी है उसके हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म 16 पार्ट A, फॉर्म 16 पार्ट B। फॉर्म 16 का जो पार्ट A है वो रिटर्न की फाइलिंग के लिए हेल्पफुल नहीं होता, पार्ट B बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पार्ट B नहीं मिला, सिर्फ पार्ट A मिला है, तो प्लीज़ आप अपने एम्प्लॉयर से पार्ट B मांग लीजिए, बिकॉज पार्ट B में आपकी सारी जो सैलरी है उसका बारफिकेशन होता है, प्लस आपकी रिडक्शंस मेंशन होती हैं, किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो सब मेंशन होता है। तो ये जो पार्ट B है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है रिटर्न की फाइलिंग के लिए। अगर आपको नहीं मिला है, सिर्फ पार्ट A मिला है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकते हैं। तो ये है मेरा पार्ट B, ये है पार्ट A, AIS TIS एंड 26AS। सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने खोल लिए हैं। अब सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले ही पेज पर हमसे सैलरी एग्जम्पशन का पेज है ये। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछ लिया कि आपका एम्प्लॉयर आपको किस किस तरीके की एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है, आप येस और नो में हमें आंसर दे दीजिए।
तो सबसे पहला जो एग्जम्पशन आपको मिला है या नहीं मिला है उसके बारे में पूछा गया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। सेक्शन 1014(1). सेक्शन 1014(1) कहता क्या है? सेक्शन 1014(1) बोलता है कि अगर आपको अपनी ड्यूटी की परफॉर्मेंस के लिए कोई अलाउंस मिल रहा है, कोई एग्जम्पशंस मिल रही हैं, तो आपको ये जो पार्ट है इस पे यस करके जितना भी अमाउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे उस अमाउंट को आपको मेंशन करना है। देन आपसे पूछते हैं सेक्शन 1014(2), आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। सेक्शन 1014(2) बात करता है कि आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस को अगर आपका एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है तो उस तरीके के एक्सपेंसेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपको उतना अमाउंट एज एन एग्जम्पशन क्लेम मिल जाएगा। सेक्शन 1013(a), आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो है बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत से लोगों को मिलता है, एचआरए के नाम से आप जानते हैं। तो अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है और उस एचआरए अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन ये आपसे पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस। अगर आपको एलटीए मिलता है तो अगेन आपको येस क्लिक करना है और अमाउंट मेंशन करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म 16 पार्ट बी में और भी कोई एग्जम्पशन है जो यहाँ पर कवर नहीं हो पाई है ऊपर, तो आप यहाँ पर येस करके, जैसे ही आप यहाँ पे येस करेंगे आपके पास और भी सेक्शन डिटेल्ड में यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। आप अपने फॉर्म 16 पार्ट बी को स्टडी करते हुए उस पर्टिकुलर सेक्शन के आगे टिक करके उस अमाउंट को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो भी आप अमाउंट इस पेज पर येस या नो करके फिल करेंगे वो अमाउंट आगे सैलरी के सेक्शन में ऑटो पिक हो जाएगा अपने आप। तो इस पेज को फिल करने के लिए हमें करना है फॉर्म 16 पार्ट बी को डिटेल्ड में स्टडी। तो ये है मेरे एसएससी का फॉर्म 16 पार्ट बी। अगर मैं इसको स्टडी करूं तो मेरे एसएससी की सैलरी है अंडर सेक्शन 17(1) 37,51,000 की एसएससी की सैलरी है। सेक्शन 17(2) जो उसको परक्यूजिट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 48,356 के। टोटल सैलरी मेरे एसएससी की हो गई 37,99,972। देन देखिए यहाँ पे सारे अलाउंसेस की सेक्शन है। सेक्शन 10(5), 10(10), 10(10)(a) जैसे कि ट्रेवल अलाउंस, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, कम्यूटेड पेंशन, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी, एचआरए। मेरे एसएससी को देखिए एचआरए भी नहीं मिलता है बेचारे को, एचआरए भी नहीं मिल रहा है उसको। उसके बाद उसको जो मिल रही है एग्जम्पशन वो है सेक्शन 10 में एनी अदर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 दैट इज 2,22,000। और उसके बाद इनकी जो नेट सैलरी निकल के आई वो आई 35,77,000 इस एग्जम्पशन के बाद। मतलब मेरे एसएससी को जो एग्जम्पशन मिल रही है वो सिर्फ इतने अमाउंट की मिल रही है और कोई एग्जम्पशन नहीं मिल रही है। तो इतनी सैलरी के ऊपर मेरे एसएससी को देना पड़ेगा टैक्स। अब इसको आप किस तरीके से फिल करेंगे अपने सैलरी के सेक्शन में? ये जो मेरा 2,22,000 का अमाउंट है ना, अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो ये इस लाइन से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये किस चीज़ का अमाउंट मिला है। तो मैंने अपने एसएससी से बात करी तो उसने बताया कि कंपनी की तरफ से उसको ड्राइवर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जिसका उसको रिम्बर्समेंट मिलता है 2,22,000। तो ये किस तरीके का हो गया कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए उसको अमाउंट मिल रहा है। ये ड्यूटी परफॉर्म वो अपनी टाइम पे कर पाए इसलिए इसको ये फैसिलिटी मिल रही है। तो ये आपकी कवर कहाँ होगी? सेक्शन 1014(1) के अंदर। तो इसीलिए मैंने सेक्शन 1014(1) को यस कर दिया। यहाँ पर अब हम यहाँ अमाउंट मेंशन करेंगे। अगर आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। देन मैंने अभी आपको अपना फॉर्म 16 दिखाया, ऐसी और कोई रिबेट नहीं है तो मैं यहाँ पे भी नो कर रही हूँ। मेरे केस में मुझे एचआरए भी नहीं मिल रहा, सेक्शन 1014(2) में भी कुछ नहीं मिल रहा, एलटीए भी नहीं मिल रहा है और नीचे के भी कोई अलाउंसेस ऐसे नहीं है जो मुझे मिल रहे हैं, तो मैंने नो कर दिया। आपको अपने केस में फॉर्म 16 पार्ट बी को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना है। अगर ऐसा कोई आपको अलाउंस या एग्जाम्पशन मिल रही है तो आपको इन सेक्शंस के आगे यस करके अमाउंट मेंशन करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है,
देन कंटिन्यू। देखिए जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब आपसे ये सैलरी की इंफॉर्मेशन मांग रहा है। पहले इन्होंने आपसे मांगी एग्जाम्पशन अलाउंसेस, अब ये आपसे बोल रहा है कि अब आप अपनी सैलरी फिल कर दीजिए जो भी आपके फॉर्म 16 पार्ट बी के अकॉर्डिंग बनती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ रही है, ग्रॉस सैलरी आ रही है, ये मैंने डाली थी अभी, पहले नहीं आ रही थी। नेट सैलरी कैलकुलेट होके आ रही है, डिडक्शन आ रही है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ रही है। ये अमाउंट पहले से क्यों आ रहा है, मैं आपको इसके पीछे रीज़न बताती हूँ। आपको पता है फॉर्म 26AS, AIS, TAS, ये तीनों चीज़ें आपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ही निकाली है। डिपार्टमेंट के पास इन तीनों फॉर्म्स के ज़रिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी है। तो डिपार्टमेंट करता क्या है, जब भी आप डाटा प्रीफिल कराते हैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के, तो जितना भी 26AS, AIS, TAS से इंफॉर्मेशन फैच हो सकता है वो सारा इंफॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में फैच हो जाता है। आपको करना क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन को चेक करना है, उस इंफॉर्मेशन में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आप करिए और फिर उसके बाद रिटर्न को फाइल कर दीजिए। तो मैं इसको डिटेल में चेक करने के लिए एडिट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब मेरे को 1 बाय 1 अपनी इंफॉर्मेशन मैच करनी है। सबसे पहले आया सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ये है मेरा फॉर्म 16 पार्ट बी। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), 3751,616 एंड दैट इज 3751,616, ये मैच कर रही है हमारी। देन सैलरी अंडर सेक्शन 17(2), परक्यूजिट्स मिल रहे हैं 48,356, ये मेरे ऑलरेडी आ रहे हैं 48,356 के, तो ये भी हमारे मैच कर रहे हैं। सेक्शन 17(3) में कुछ भी नहीं है, जीरो है, यहाँ पर भी जीरो आ रहा है, तो इतनी इंफॉर्मेशन मेरी मैच कर रही है। देन ये आपसे पूछ रहा है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री, सेक्शन 89A। सेक्शन 89A जो ये डी पार्ट आया है, ये पहले नहीं होता था, अभी 2-3 साल से ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सेक्शन अगर आप एक पहले नॉन रेजिडेंट थे, दूसरी कंट्री से आप रिटायर होकर अब आप इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं, तो आपके लिए ये सेक्शन बेनिफिटेड है। अदरवाइज आपको इस फील्ड को इग्नोर करके, और जहाँ पर भी सेक्शन 89A लिखा हुआ है आपको उस फील्ड को इग्नोर कर देना है। अगेन आई एम सेइंग सेक्शन 89A उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि किसी और कंट्री में काम करते थे, वहाँ से अब वो रिटायर हो गए हैं, अब वो इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। इंडिया में शिफ्ट होने के बाद वो इंडिया में रिटर्न अपनी भर रहे हैं और उनका एक रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट था उस पर्टिकुलर कंट्री में। उस रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से जितनी भी उनको इनकम आ रही है, उस इनकम के पे टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए सेक्शन 89A को लाया गया। सेक्शन 89A को अगर आप डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं, मेरी रिकॉर्डेड वीडियो में ये सेक्शन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर इस सेक्शन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि 99% के केसेस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है तो आप मेरी वो रिकॉर्डेड वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बड़े डिटेल में इस सेक्शन को समझाया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सेक्शन 89A जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि आप किसी और कंट्री से रिटायर होके आए हैं, तो वो जो अभी तक कंट्रीज हैं सेक्शन 89A में 3 ही कंट्रीज को अभी नोटिफाई किया गया है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइसलैंड एंड कनाडा। अगर आप इन 3 कंट्रीज से रिटायर होके आ रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। तो हमारे केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए मैंने इस फील्ड को इग्नोर कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंडेटरी ऑप्शन भी नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगेन इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ कंट्री अदर देन द नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A, यू कैन इग्नोर दिस फील्ड। अब ये आपसे पूछ रहा है लेस एग्जेम्प्ट अलाउंस, कि अगर आपको कोई अलाउंस मिल रहा है तो आपको यहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन में सारे अलाउंसेस की लिस्ट दी जाएगी, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ये लिस्ट हमें स्टार्टिंग में भी पूछी गई थी, हमने वहाँ से सिलेक्ट करके ऑलरेडी अपना अमाउंट डाल दिया है, तो वो अमाउंट देखिए यहाँ पे ऑटो पिक होके आ रहा है, तो मेरे को फर्दर इसके ऊपर दोबारा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। देन अगेन सेक्शन 89A, यू कैन इग्नोर दिस।
अब आपकी जो नेट सैलरी आ रही है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो है 35,77,972। आपको इस अमाउंट को अपने फॉर्म 16 पार्ट बी से क्रॉस चेक कर लेना है कि ये अमाउंट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये है मेरा फॉर्म 16 पार्ट बी। ये देखिए यहाँ पर भी मेरा जो नेट सैलरी आ रही है वो आ रही है 35,77,972 और फॉर्म पर भी हमारी इतनी आ रही है। इसका मतलब इतनी जो रिटर्न हमने फिल करी है वो बिल्कुल सही है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको डिडक्शन कितनी मिल रही है सेक्शन 16 1A 2 एंड 3 के अंदर। अभी सेक्शंस होते क्या हैं डिटेल्ड में चेक करना है तो आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ इन सेक्शंस का। सेक्शन 16 1A जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बात करता है कि अगर आपको सैलरी मिल रही है या पेंशन मिल रही है, आपके पास ये पूरा राइट है कि आप फ्लैट 50,000 की रिबेट क्लेम कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A। आपके फॉर्म 16 में भी ये सेक्शन हमेशा मेंशन होता है, उसमें आपको 50,000 की रिबेट मिलती ही मिलती है। इस सेक्शन को अवेल करने के लिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आपने एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंडर काम किया होता है तो उस केस में क्या होता है, आपके पास दो फॉर्म 16 होते हैं, दोनों में आपको लिखा होता है सेक्शन 16 1A 50,000। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्या आती है कि क्या मैं 1 लाख की रिबेट ले सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो सेक्शन 16 1A की रिबेट है ये फ्लैट 50,000 की डिडक्शन है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपकी एक एम्प्लॉयर से सैलरी है या मोर देन 1 एम्प्लॉयर से सैलरी है। आपको इसको सारी सैलरी को क्यूमुलेट करके दिखाना होता है अपनी रिटर्न के अंदर, और इस सेक्शन के अंदर आप रिबेट क्लेम करेंगे एक ही बार, ओनली अमाउंट 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने भी 50,000 क्लेम कर लिया है। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है सेक्शन 2 के अंदर तो वो अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड अगर आपको कोई प्रोफेशनल टैक्स है सेक्शन 16 3 के अंदर तो आप इस अमाउंट को यहाँ मेंशन करेंगे। इन सब चीज़ों को आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं आप कहाँ चेक करेंगे, अपना खोल लीजिए फॉर्म 16 पार्ट बी। यहाँ पे देखिए ये सेक्शन एज इट इज सेक्शन मेंशन है, 2 सेक्शन के आगे लिखा हुआ है 00, स्टैंडर्ड डिडक्शन पे लिखा हुआ है 50,000, तो मैंने भी ले ली है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद फॉर्म 16 पार्ट बी के अकॉर्डिंग मेरी जो सैलरी बन गई वो है 3527972। ये सैलरी आपकी रिटर्न इनकम से मैच होनी चाहिए, दैट इज 3527972। मेरी सैलरी एग्जैक्टली मैच कर रही है। सेव कर देती हूँ, मेरी सैलरी की इंफॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। मेरी रिटर्न सैलरी पार्ट पर बिल्कुल सही तरीके से मैंने कंप्लीट कर दी है, फॉर्म 16 के साथ मैच कर रहा है डाटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपने इनकम फ्रॉम सैलरी अच्छे से फिल कर लिया, अब बात आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। आपको एक हाउस प्रॉपर्टी से किस किस तरीके की इनकम हो सकती है, या तो आपको वहाँ से रेंटल इनकम हो सकती है, या फिर आपका कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर आपने लिया हुआ है होम लोन। होम लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट का कंपोनेंट पे करते हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। जो आपका उस पर प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट की जो डिडक्शन होती है वो आपको मिलती है सेक्शन 80C के अंदर, और होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो मिलती है आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे ऐड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब ये आ गया आपका हाउस प्रॉपर्टी का पूरा पेज कि आपको यहाँ पे अपनी इनकम डालनी है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी है किस टाइप की, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है। मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर आपने रेंट पे दी है तो आपको लेट आउट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप रेंट मेंशन करेंगे कि कितना रेंट आपको आता है। अगर आप कोई टैक्सेस पे करते हैं जैसे म्युनिसिपल टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, वो अमाउंट आप यहाँ मेंशन करेंगे, उसकी आपको एक्चुअली रिबेट मिलती है। एनुअल वैल्यू आपकी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी, दिस माइनस दिस।
देन 30% फ्लैट डिडक्शन मिलती है। ये एक मतलब एक एडवांटेज है इनकम टैक्स की तरफ से कि आपकी जितनी भी रेंटल इनकम होती है ना, उस पे से आपको सिर्फ 70% रेंटल इनकम पे टैक्स देना होता है, 30% तो डिपार्टमेंट यूँ ही आपको माफ़ कर देता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है तो देखिए उसकी मेंटेनेंस पे आप हमेशा खर्चा करते रहते हैं, तो उस मेंटेनेंस के लिए आपको अलग से रिबेट ना क्लेम करनी पड़े, या फिर वो एक डिबेट का इशू ना बन जाए कि हमने तो इतना एक्सपेंस किया, डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ मांगेगा। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या करा, फ्लैट 30% की आपको रिबेट दे दी कि आपको 30% पे टैक्स नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ 70% वैल्यू पे आप हमें टैक्स दे दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑटो कैलकुलेट होके आएगा 30% अमाउंट। देन इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है, कोई होम लोन लिया हुआ है, होम लोन के ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वट एवर विल बी द अमाउंट, चाहे वो 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने जितना भी अमाउंट पे करा है वो सारा अमाउंट आप यहाँ पर डाल के अपना क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये रेंटल प्रॉपर्टी है। अगर यही आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती तो ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ये आपका रिजिड होता 2 लाख रुपीस तक, आप 2 लाख से ऊपर इसको क्लेम नहीं कर पाते। हमारी क्योंकि रेंटेड प्रॉपर्टी है तो मैं कितना भी अमाउंट मैंने पे किया है वो सब यहाँ पे क्लेम कर सकती हूँ। आपको ये अमाउंट यहाँ पे डालना है, फिर जो भी अमाउंट आपका चार्जेबल टू टैक्स होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। आपका ये जो अमाउंट है ये नेगेटिव में भी हो सकता है, लाइक आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया रेंट से, तो आपका ये अमाउंट नेगेटिव में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ये पॉजिटिव में ही होगा। अगर ये नेगेटिव में होगा तो आपकी सैलरी की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। ओके, मेरे केस में कोई रेंटल इनकम नहीं है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं डाला, आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से डाल सकते हैं। कैंसिल। मेरे केस में क्या है, मेरी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मैंने दे रखा है इंटरेस्ट, लोन ले रखा है होम प्रॉपर्टी पे, उस पे मैंने इंटरेस्ट दिया है 2 लाख रुपीस का। एक्चुअली मैंने इंटरेस्ट तो जो है ज़्यादा अमाउंट का पे करा था, बट क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा मैं क्लेम नहीं कर सकती, इसीलिए मेरे फॉर्म 16 पार्ट बी में आ रहा है 2 लाख का अमाउंट। तो अब मेरे को ये कहाँ पे डालना है, मैं यहाँ पे गई, दोबारा मैं इसमें ऐड में जाऊँगी। देन यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट किया सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करने के बाद इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, तो यहाँ पे मैंने अपना अमाउंट डाल दिया 2 लाख रुपीस। मैंने अपना अमाउंट फॉर्म 16 से देख के डाला है क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मेरे को इतनी ही रिडक्शन मिलेगी, मैंने इंटरेस्ट इससे भी ज़्यादा पे किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर निकलवा लीजिए बैंक से या फिर उस NBFC से जहाँ से आपने लोन लिया है, और उस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है आप वो ही मेंशन करिएगा। जैसे ही मैंने 2 लाख रुपीज़ वहाँ डाला, अभी देखिए यहाँ पे माइनस में 2 लाख यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हमने पूरा फुल कर लिया। नाउ द टर्म इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हमने सैलरी का इनकम डाल लिया, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम डाल लिया। अब आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होता है, अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, या फिर आपकी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वहाँ से आपको इंटरेस्ट आता है, आपका कोई टर्म डिपॉजिट है वहाँ से आपको इंटरेस्ट आता है, आपको कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिला है लास्ट टाइम उस पर आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न की है, आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है, इस तरीके की अगर आपको कोई इनकम हो रही है जो किसी और हेड में फिट नहीं आती तो आपको वो डिस्क्लोज जरूर करनी है। कहाँ डिस्क्लोज करनी है, यही डिस्क्लोज करनी है। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए आपको करना क्या है, ताकि कोई भी इनकम आपकी रह ना जाए, आपको अपना चेक कर लेना है 26 AS, AIS, TIS, ओके, प्लस बैंक सर्टिफिकेट भी आप अपने खोल के रखिए जो आपको मिले हैं। ये है मेरा 26 AS। अब मैं स्टडी करती हूँ 26 AS को। 26 AS में सेक्शन 192 बात करता है सैलरी इनकम की। सबसे पहले मेरे को दिखाया गया कि मेरी सैलरी इनकम कितनी है,
और कितना मेरा टीडीएस कटा है। ये इनकम मैं ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुकी हूँ अपनी रिटर्न में, तो अब हम इसको इग्नोर करेंगे। देन सेक्शन 194A, सेक्शन 194A आपका होता है आपकी इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मेरे को इंटरेस्ट आया है 1060 का, जो कि बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, बट इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटा है। 00 आ रहा है ना, क्योंकि अमाउंट बहुत नॉमिनल सा है इसलिए टीडीएस नहीं कटा है। आपका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, आप इसको इग्नोर मत करिएगा, चाहे 1 रुपये है या 4 लाख रुपीज है। इसके बाद देखिए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे 26 ईयर्स में। इसी तरीके से अब देख लेते हैं एआईएस। एआईएस में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है वो होती है कि आपके 26 ईयर्स में किस किस इनकम के ऊपर टीडीएस कटा है। तो सैलरी इनकम वही 26 ईयर्स से पिक होके आ रही है, और यूनियन बैंक में जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी 26 ईयर्स से पिक होके आ रही है। फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन बताता है एसएफटी की, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। तो उसमें मेरी किस किस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई है। मेरे को डिविडेंड इनकम आ रही है बहुत सारी जगह से, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, इन्फोसिस, एमएसटीसी, मार्क्सन्स एंड फार्मा लिमिटेड। मैंने इतनी जगह पे इन्वेस्टमेंट करी है, यानी कि आई मीन टू से मेरी एसएससी की इन्वेस्टमेंट इतनी जगह पे है, उसको इतना डिविडेंड रिसीव हो रहा है। डिविडेंड इनकम पहले टैक्सेबल नहीं होती थी, लेकिन अब टैक्सेबल होती है फ्रॉम लास्ट 2 to 3 ईयर्स। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, डिविडेंड इनकम को डिस्क्लोज करना है। तो ये है आपकी डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम जब आपके बैंक में आती है ना, आपको कई बार पता भी नहीं होता कि आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो आप इसको डालना कई बार भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एआईएस दिखा रही हूँ कि एआईएस में भी आपकी डिविडेंड इनकम बहुत अच्छे से मेंशन होती है। आपको इसको शो करना है, एट एनी कॉस्ट आपको इसको शो करना है। करना कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। देन मेरे को इंटरेस्ट इनकम आ रही है सेविंग से, वो आ रही है 624 रुपीज़ की। इंटरेस्ट इनकम आ रही है यूनियन बैंक से, जो कि टर्म डिपॉजिट पे है, वो है 1060। ऊपर जो 1060 था और ये वाला 1060 बोथ आर द सेम, बिकॉज ऊपर आ रही थी 26 ईयर्स के अकॉर्डिंग, नीचे आ रही है एसएफटी के अकॉर्डिंग। देन इसके अलावा मेरी और कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है एआईएस में। अब हम टीआईएस भी देख लेते हैं अपना। टीआईएस क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता दूं। टीआईएस एक शॉर्ट वर्जन होता है एआईएस का। एआईएस में जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है। अगर आपको कोई मतलब डिटेल में जानकारी चाहिए ना कि यार ये इनकम तो आ रही है लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा कहाँ से आ रही है, कब आ रही है, क्यों आई, तो आप एआईएस में देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट जो टीआईएस होता है ना, इसमें टोटल आ जाता है कि सैलरी इतनी आ रही है एआईएस के अकॉर्डिंग, डिविडेंड इतना आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इतना आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इतना आ रहा है। तो आपको करना क्या है, अगर आप एआईएस की वैल्यूज को टैली करें ना, ऐड करके देखेंगे तो आपके टीआईएस से मैच होगी। तो अगर आप एक ओवरऑल पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप टीआईएस से देख सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग के लिए हेल्प करेगा आपको एआईएस। तो अब एक एक करके टिक करते हैं क्या आप डिस्क्लोज कर चुके हैं और क्या आपका रह गया है जो आपको अब डिस्क्लोज करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सैलरी मैं डिस्क्लोज कर चुकी हूँ, इंटरेस्ट इनकम मुझे डिस्क्लोज करनी है और डिविडेंड इनकम मुझे अब डिस्क्लोज करनी है। अब हम इसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ये है मेरा फॉर्म में देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के नीचे ऐड का ऑप्शन है, आपको इसमें करना है ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे ना, आपको फिर से क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है ये, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, यस वी हैव। कितनी इंटरेस्ट इनकम आ रही थी मुझे, 624 रुपीज़ मैंने डाल दी यहाँ पे। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिपॉजिट्स। मेरी टर्म डिपॉजिट से इनकम थी 1060 की, यहाँ पर ऑटो फिल होके आ रही है सिर्फ 795 रुपीज़, मेरे को डालनी है 1060। मैंने कहा था ना, अगर आपको कोई डिटेल समझ ना आए, आपको लगे कि यार मेरी इनकम इतनी नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसको चेंज कर दो। देन डू यू रिसीव्ड एनी इनकम टैक्स रिफंड इन इंडिया, नो मेरा कोई रिफंड नहीं आया लास्ट टाइम। डू यू हैव इंटरेस्ट अकर्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन है कि अगर आपको प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल नेचर का है। प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट आपका हमेशा एग्जाम्प्ट होता है, बट एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि फिक्स्ड अमाउंट है, उससे आप अगर ज़्यादा प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं तो उस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है आपको वो हमेशा टैक्सेबल होता है।
तो वो अगर आपका केस है तो आप यस करके यहाँ अमाउंट डाल सकते हैं। सेम एज प्रोविडेंट फंड 10-11, प्रोविडेंट फंड 10-12, प्रोविडेंट फंड 10-12। तो आपको यस नो पे आंसर देके यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। मैं यहाँ पे इतना क्विकली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत कम लोगों की इनकम होगी। अगर है आपकी तो आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियो से वहाँ पर इस सेक्शन की डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन? अगर आपकी कोई फैमिली पेंशन से इनकम है तो आपको यहाँ पे यस करके यहाँ पे अमाउंट डालना है। एनी अदर, अगर कोई ऐसी इनकम है जो ऊपर कहीं कवर नहीं हो रही, आप यहाँ कवर कर सकते हैं। डू यू हैव डिविडेंड इनकम? यस यस यस, मेरी तो बहुत सारी डिविडेंड इनकम है। अब आप डिविडेंड इनकम को डालेंगे कैसे? अब ये देखिए, डिविडेंड इनकम के लिए इन्होंने एक टेबल प्रोवाइड आपको करी है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको डेट वाइज डालना है कि आपको कितना कितना डिविडेंड मिला है, किस किस डेट के बीच में। अप टू 15 जून कितना मिला है, जून टू सितंबर के बीच में कितना मिला है, सितंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू मार्च एंड मार्च टू 31 मार्च। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी एक एक्सेल शीट बना लेनी है, एक समरी रिपोर्ट बना लेनी है। अगर आपकी जो डिविडेंड है वो बहुत सारी जगह से है, तो जैसे मेरा केस है, मेरे केस में भी मेरे को मल्टीपल कंपनीज से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो मैंने भी अपनी एक एक्सेल बनाई है। एक्सेल बनाने के लिए आपको डेट चाहिए होगी। एआईएस का एक ये बेनिफिट है कि आपको हर एक डिविडेंड के साथ डेट मिलेगी कि आपको वो डिविडेंड मिला कब है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी सारी ये डिविडेंड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल लूँगी। टोटल डिविडेंड मुझे आया है 7540 का। तो यहाँ पर डिफरेंट डेट्स पर मैं अपना डिविडेंड डाल लेती हूँ। अभी मैं एक रफली आइडिया डाल रही हूँ। तो मेरा टोटल डिविडेंड हो गया 7540। ये मैंने एक ऐसे ही फिगर्स डाली है, बट हाँ टोटल अमाउंट मैंने अपना मैच कर दिया है, बट आपको अपनी समरी रिपोर्ट बना के डालनी है। ओके, अभी देखिए मेरी सैलरी कंप्लीट है, हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मैंने सारी तरीके की इनकम डाल दी है। इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, डिविडेंड एंड सेविंग बैंक, ये सारा मेरा इनकम आ रहा है। अब मेरी जो टोटल इनकम हो गई वो हो गई 33,37,196, जिसके ऊपर मुझे पे करना है टैक्स। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम भी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम किस तरीके की आपकी हो सकती है, आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम हो, या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई कंपनसेशन मिला है, या फिर आपकी कोई LIC मैच्योर हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है, LIC मैच्योर्स होती रहती हैं। तो अगर आपकी कोई LIC मैच्योर हुई है 1010D के अंदर, तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका कोई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिला है तो आप इसको डाल सकते हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को डाल सकते हैं। सुपर एनुएशन फंड, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके की ऐसी इनकम जो कि एग्जेम्प्ट नेचर की है और आपको उसको डिस्क्लोज करना है। देखिए, अगर आपकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो आप ये मत सोचिए कि क्योंकि मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है और उस पर टैक्स तो पे करना नहीं है तो मेरे को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में भी उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज करनी होती है, चाहे वो एग्जेम्प्ट नेचर की है चाहे कि टैक्सेबल नेचर की है। हर एक इनकम के लिए रिटर्न के अंदर सेक्शन वाइज आपको बताया गया है कि आपको कहाँ पर कौन सी इनकम डालनी है, चाहे वो एग्जेम्प्ट है चाहे टैक्सेबल है। अगर आपको एग्जेम्प्ट इनकम शो करनी ही नहीं होती तो यहाँ पर क्यों इस चीज़ का अलग से इन्होंने क्राइटेरिया दिया होता। तो आपको अपनी इनकम जरूर शो करनी है, चाहे वो एग्जेम्प्ट है चाहे वो टैक्सेबल है। तो एग्जेम्प्ट इनकम आपकी बहुत सारे तरीके की हो सकती है, आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है और अपनी इनकम को यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, मेरे केस में कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया। मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, जो भी मैंने फील्ड खोली थी उसको मैंने कैंसिल कर दिया है। तो ये है मेरी सारी इनकम, मैं अपनी सारी तरीके की इनकम्स इसमें डाल चुकी हूँ। एक बार फिर से ध्यान कर लीजिए, आपने अपना 26 ईयर्स चेक कर लिया, AIS चेक कर लिया, TIS चेक कर लिया, फॉर्म 16 चेक कर लिया, और भी कोई इनकम थी तो आप अपना चेक करके इसमें डाल चुके हैं।
नाउ दिस टेबल इज कंप्लीटेड, कंफर्म। अब आप देखिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है टोटल डिडक्शन। अब आपको काम करना है टोटल डिडक्शंस के ऊपर। जैसे ही आपने डिडक्शंस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही फिर से आपके पास एक क्वेश्चन पेपर रेडी होके आ गया। आपको फिर से येस और नो में आंसर देना है और जितनी भी आपकी डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं वो अमाउंट जहाँ पर भी आप येस करेंगे वहाँ पर एंटर कर देना है। वन बाय वन हम डिडक्शंस को कवर करते हैं। यहाँ पे जितनी भी डिडक्शंस हैं मैं एक ब्रीफ में बताऊंगी आपको कि कौन सी डिडक्शन किस चीज़ के लिए है। अगर आप डिटेल्ड में चेक करना चाहते हैं तो डिडक्शंस को आप डिटेल्ड में मेरे वेबिनार के ही सेक्शन में, यहाँ पर हमने डिडक्शंस के ऊपर पर्टिकुलरली डिडक्शंस को हमने 7 to 8 वीडियोस में कवर किया है। आप अगर इन वीडियोस को एक बार देख लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि डिडक्शंस के केस में आपके माइंड में कोई भी क्वेरी रह जाएगी। तो मैं ये खुद रिकमेंड करूँगी कि डिडक्शंस के केस में आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, बिकॉज जो ये डिडक्शंस है ये आपका टैक्स प्लानिंग का भी पार्ट बन सकती हैं। मे भी हो सकता है कि आप कोई एक्सपेंसेस इस तरीके से कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कोई इस तरीके की है जो आप पहले डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे थे, लेकिन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको लगे कि हाँ ये इस डिडक्शन में फॉल करती है, आप इसकी रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सो आई पर्सनली रिकमेंडेड कि आप डिडक्शंस के केस में ये 6 to 7 वीडियोस हैं जो डिडक्शंस को ही डेडिकेटली बनाई गई हैं, डिडक्शंस पर ही, इनको आप ज़रूर देखिए सो दैट आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर पाएँ। तो अब मैं आपको वन बाय वन एक ब्रीफ देते चलती हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड? अगर आपने कहीं पर डोनेशन दी है तो आप उसकी डिडक्शन यहाँ पर येस क्लेम करके वो अमाउंट मेंशन करके क्लेम कर सकते हैं। डोनेशन आप कई तरीके से दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी को कैश में डोनेशन दे रहे हैं तो 2000 से ऊपर डोनेशन कैश में एलिजिबल नहीं होती डिडक्शन के लिए। एक जगह आप 2000 से ज़्यादा कैश में डोनेशन अगर देते हैं तो वो आपको डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। आप अदर देन कैश आप जितनी भी डोनेशन दो वो आप क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपने किसी को इन काइंड डोनेशन दी है, आपने उनको पैसे नहीं दिए, आपने कोई उनको चीज़ दे दी जो बहुत वैल्यूएबल थी या कुछ भी कोई आपने आइटम दे दी उनको, तो वो आपकी डोनेशन की डेफिनेशन में कवर नहीं होती एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसकी रिबेट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपकी डोनेशन जो है बाय चेक या ऑनलाइन मोड होनी चाहिए। अगर कैश में है तो वो 2000 से ऊपर कैश में ना हो। तो अगर आपने डोनेशन दी है तो यहाँ पर आप येस करके उसको क्लेम कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट? जो आपकी डोनेशंस होती हैं वो 3 तरीके की होती है। एक तो होता है आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट पे दे रहे हैं, एक होता है कि आप कोई साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, एक होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प करने के लिए आप कोई डोनेशन दे रहे हैं, कोई पॉलिटिकल ट्रस्ट को दे रहे हैं। तो इन तीनों तरीके की डोनेशन के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट की यहाँ आएगी, साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पर आएगी, और पॉलिटिकल के केस में आपको जो होगी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 80 GGC आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ओके, क्लियर है सबको? नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG? सेक्शन 80GG बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन लोगों के लिए अगर कि आप रेंट पे रहते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको HRA नहीं देता, तो उस केस में आपका जो एकमात्र सेक्शन है वो है सेक्शन 80GG, जिसमें आप अपना जो भी रेंट पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। HRA के अंदर भी आप अपना जो भी रेंट पे करते हैं उसकी आप डिडक्शन क्लेम करते हैं। उस केस में क्या होता है, आप वो जब ही क्लेम कर पाते हैं अगर आपका एम्प्लॉयर आपको HRA दे रहा है, हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो आप क्लेम कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। बट 80GG सेक्शन लाया गया कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इस तरीके का कोई अलाउंस नहीं दे रहा लेकिन आप रहते रेंट पे हैं, तो आप इस सेक्शन के अंदर आप उस रेंट जो आप पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो मैक्सिमम डिडक्शन सेक्शन 80GG में होती है वो होती है ₹60,000। 60,000 से ज़्यादा आप इस सेक्शन में क्लेम नहीं कर पाते। बट हाँ, अगर आप रेंट पे हैं तो इस सेक्शन का यूज़ करके आप अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
देन एज पर आपको यहाँ पे डिडक्शन डालनी है सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। सेक्शन 80C बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सब लोग और कहीं डिडक्शन क्लेम करें ना करें, सेक्शन 80C तो ज़रूर क्लेम करते हैं, चाहे वो 10,000 का हो या फिर 1,50,000 का। जो मैक्सिमम रिबेट है सेक्शन 80C की वो होती है 1,50,000। क्या क्या कवर होता है आपका सेक्शन 80C में? सेक्शन 80C को मैं थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहूँगी क्योंकि सेक्शन 80C बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए क्या, सबके लिए सेक्शन 80C बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबका जो इन्वेस्टमेंट होता है सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग होता ही होता है। तो ये है हमारा आर्टिकल सेक्शन 80C का एंड दिस वन इज कंटेंट। सेक्शन 80C में किस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपकी कवर होती है? अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है वो आपका कवर है। अगर आपने कोई FD कराई है 5 ईयर्स की, जो टैक्स सेवर FD होती है वो आपकी कवर है। अगर आपने कोई एन्युटी प्लान ले रखा है LIC का वो कवर है। PPF, SPF, RPF ये सब कवर है सेक्शन 80C में। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कवर है। अगर आपने अपनी गुड़िया का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया है तो वो भी कवर है। अगर आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं अपने बच्चों की, मतलब कि आप अपने जो भी बच्चे हैं उसका एजुकेशनल एक्सपेंस, आप उनकी कॉलेज फीस, स्कूल फीस, उसमें जो ट्यूशन फीस वाला पोर्शन होता है वो आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C में। अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसके ऊपर जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C में। और अगर आपका कोई NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, आपने कुछ लिए हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। इक्विटी शेयर डिबेंचर्स, जो टैक्स सेवर इक्विटी शेयर्स होते हैं वो आपने परचेज किए हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने कोई 80C में अगर कोई आपने NPS में अमाउंट डाला है या फिर आपने नोटिफाइड पेंशन फंड में आपने कोई अमाउंट डाला है तो ये इन सब तरीके की अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो ये सब सेक्शन 80C में कवर होते हैं। आप मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 की क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन। तो आपको अपने सेक्शन 80C में जितनी भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट है वो चेक करनी है और यहाँ पर वो टोटल अमाउंट मेंशन कर देना है। डिपार्टमेंट के यूटिलिटी में कहीं पर भी सेक्शन 80C के अंदर आपने कितना अमाउंट किस में इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी डिटेल डिमांडेड नहीं होती। आपको टोटल अमाउंट मेंशन करना होता है कि कितना अमाउंट आपने 80C में डाला है, कितना आप क्लेम करना चाहते हैं 80C में। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अपने फॉर्म 16 से भी मिल सकती है। मेरे फॉर्म 16 पार्ट B में जो डिडक्शंस हैं मैंने 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम करी हुई है 4,96,099 रुपीज़। मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है बट क्योंकि मेरे को मैक्सिमम 1,50,000 की डिडक्शन मिलेगी तो इसीलिए मैंने अपनी 1,50,000 डाली है गवर्नमेंट यूटिलिटी के अंदर। आप इतना अमाउंट भी डाल सकते हैं बट डालने का फ़ायदा नहीं है, आपको ऑटो कैलकुलेशन में 1,50,000 ही पिक होगा, इतना अमाउंट पिक ही नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा अगर मैं फॉर्म 16 पार्ट B चेक करूं तो 80 CCD 1B में इन्वेस्टमेंट है 30,000 का एंड 80 CCD 2 में इन्वेस्टमेंट है 1,56,000 का। इसके अलावा देखिए मेरे फॉर्म 16 में और कोई डिडक्शन नहीं है। आप भी अपना फॉर्म 16 चेक कर लीजिए, आपकी किस किस जगह पे इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या आपको डिडक्शन प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो सब आप अपनी चेक कर लीजिए। अब वापस आते हैं यूटिलिटी पर। मेरा 80C में था, मैंने क्लेम कर लिया। देन 80 CCD 2 में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है 1,05,600। ये दोनों अमाउंट मेरे ऑटो पिक होके आ रहे हैं इसलिए मैं इनको चेंज नहीं कर रही हूँ, अमाउंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपके केस में अमाउंट आपको चेंज करना है या उसमें कोई करेक्शन करनी है या आपके में मेंशन नहीं है आपको मेंशन करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डू यू एग्री विद द इन्फॉर्मेशन, येस तो ठीक है, अगर आप नो करते हैं तो आप इस अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। सेक्शन 80 CCD 2 होता क्या है? अगर आप NPS में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नेशनल पेंशन फंड में, और आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो जो एम्प्लॉयर का पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो सेक्शन 80 CCD 2 में कवर होता है। ओके, क्लियर है सबको?
देन सेक्शन 80D, सेक्शन 80D आपका मेडिक्लेम से रिलेटेड होता है। अगर आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ली है अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, वो हर तरीके की मेडिकल पॉलिसी इन सब के लिए अगर आपने ली है तो वो सारी मेडिकल पॉलिसी कवर होती है सेक्शन 80D में। आप उसके अगेंस्ट रिबेट क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम रिबेट आप 25,000 की क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो ये क्लेम का अमाउंट 50,000 तक भी जा सकता है। पेरेंट्स की आपको अलग मिलती है, आपकी पर्सनल अलग मिलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम लोगों के पास होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपने अपनी और पेरेंट्स की पॉलिसी ले रखी है तो आप अपनी के लिए अलग से 25,000 क्लेम कर सकते हैं, पेरेंट्स की पॉलिसी के लिए अलग से 25,000 क्लेम कर सकते हैं, और अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उस केस में आप 50,000 क्लेम कर सकते हैं। तो आप ओवरऑल 75,000 तक क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। तो अब अगर इस साल के लिए आपने इतना नहीं कर रखा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं कि आप इसी तरीके से प्रीमियम कराएं ताकि आप इसका बेनिफिट ले पाएँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी कैसे है, आप यस पे क्लिक करेंगे। शेड्यूल 80D इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया है। अगर मैं नो पे क्लिक करती तो आगे जाके मेरे को वो शेड्यूल विजिबल ही नहीं होता फिल करने के लिए। मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म करके आगे चलूँगी मेरे को 80D का सेक्शन का एक शेड्यूल पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, मुझे वो फिल करना होगा। ओके, देन विल मूव ऑन सेक्शन 80E। सेक्शन 80E बात करता है अगर आपने एजुकेशनल लोन लिया हुआ है या फिर अपनी एजुकेशन के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए। द थिंग इज एजुकेशनल लोन आपके अकाउंट से जाना चाहिए, लोन पर आपका नाम होना चाहिए, तो आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। क्या चीज़ क्लेम कर सकते हैं? ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट का अमाउंट जो आप एजुकेशनल लोन पे कर रहे हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप इसकी TNC वगैरह जानना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ सेक्शन 80TTA। सेक्शन 80TTA बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये हर किसी को मिलता है। सेक्शन 80TTA होता है कि अगर आपका सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके ऊपर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 10,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपने सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, सबका बैंक अकाउंट तो होता ही है, ज़्यादा नहीं तो 10 रुपये तो इनकम आ ही रही होगी आपकी उससे, तो आप अगर वो इनकम भी शो कर रहे हैं तो उस इनकम के अगेंस्ट आप डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTA। तो ये तो मैं आंख बंद करके यस कर देती हूँ कि मेरे केस में आएगा ही आएगा। जैसे ही मैंने यस किया, इन्होंने बोला कि हम आपको अंदर जाके वो फील्ड प्रोवाइड कर देंगे, वो शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी है। नाउ एनी अदर डिडक्शन में इन्होंने क्या क्या सेक्शन पूछे हैं? सेक्शन 80CCC, अगर आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो सेक्शन 80CCC में आता है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो 80CCD2 में था, ठीक है, नहीं 80CCD1 में आता है आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 80CCD2 में था, वो हमने ऊपर डाल दिया। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मेरे फॉर्म 16B के अकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयर का था एंड 80CCD1B था, वो मैंने अमाउंट डाल दिया 30,000। 80DD आपका होता है अगर आपने किसी डिपेंडेंट पर्सन के मेडिकल ट्रीटमेंट में जो कि डिसेबल्ड नेचर का था उसके ट्रीटमेंट में आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो सेक्शन है 80DD। आप यहाँ पे अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके का एक और सेक्शन है हमारा 80U। ये बात करता है कि आप खुद अगर डिसेबल्ड हैं और आप अपना खर्चा कर रहे हैं बीमारी पर या जो भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है उस पर, तो आप सेक्शन 80U में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किसी और का खर्चा बियर कर रहे हैं तो आप सेक्शन 80DD पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 80DDB, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। कुछ स्पेसिफाइड डिसीज दी गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आपकी डिसीज़ उसमें फॉल करती है, चाहे आप खुद के लिए एक्सपेंडिचर करें चाहे किसी और के लिए करें, तो आप इस सेक्शन में क्लेम कर पाएंगे। सेक्शन 80EE, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एंड सेक्शन 80EEA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। ये दोनों ही सेक्शन होम लोन के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी डिडक्शन के लिए दिए गए हैं। इसी तरीके से हमने एक होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन ली थी, अगर आपको याद होगा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 24P।
जहाँ पे हमने 2 लाख तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन ली थी। और ये 2 सेक्शन भी है होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर। तो एक कन्फ्यूज़न आती है कि क्या मुझे 3 सेक्शंस के अंदर होम लोन की डिडक्शन मिलेगी? हाँ, आप तीनों के अंदर क्लेम कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ 80EE एंड 80EE की कुछ TNC है, आपको वो कंप्लीट करनी होंगी, तभी आप इन सेक्शंस के अंदर डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। इन सेक्शन के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो आपने हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन क्लेम करी, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस सेक्शन के अंदर भी आप डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80EE एंड सेक्शन 80EA आप दोनों को एक साथ क्लेम नहीं कर सकते, एक बार में आप एक ही सेक्शन को क्लेम कर पाएंगे। और आप हाउस प्रॉपर्टी में जो हमने होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम किया एंड सेक्शन 80EE एक साथ क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 24B प्लस सेक्शन 80EA हम दोनों को एक साथ क्लेम कर सकते हैं, बट ये 2 सेक्शन आप एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। इनकी TNC में बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि आप पहली बार अपनी हाउस प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं अपने नाम पर, आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एक फाइनेंशियल ईयर फिक्स कर दिया इन्होंने कि उसी टेन्योर में आपका लोन होना चाहिए, अमाउंट भी फिक्स्ड है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या लोन की वैल्यू इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो देर आर लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन जो आप फुलफिल करेंगे तो ही इन सेक्शंस में अपनी रिबेट क्लेम कर सकते हैं। देन सेक्शन 80EB जो बात करता है, अगर आपने ई व्हीकल परचेज कराया, कोई ई व्हीकल पे आपने लोन कराया है, तो आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन को क्लेम करने के लिए भी बहुत सारी TNC है, एक फाइनेंशियल ईयर दिया गया है, उसी में ही आपका लोन होना चाहिए, आपके पास पहले से कोई ई व्हीकल नहीं होना चाहिए। सो देर आर लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन जो आप फुलफिल करेंगे तभी आप इन सेक्शंस के अंदर रिबेट क्लेम कर सकते हैं। देन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने ऊपर डोनेशंस के साथ इसको बता दिया था कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है तो आप यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। सो आप जिस भी सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वहाँ पे आप यस कर दीजिए, या तो आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन उसी वक्त मिल जाएगा या फिर आपको बाद में उस सेक्शन के अकॉर्डिंग शेड्यूल दिखा दिए जाएंगे, आपको उनके अकॉर्डिंग अमाउंट डाल के आगे प्रोसीड करना है। तो ये हम पूरा जो पेज है Q&A सेक्शन का वो हम फिल कर चुके हैं। देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जिस सेक्शन पे आपने यस किया था वो सब सेक्शन देखिए अब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सेक्शन 80C हमारा अमाउंट करेक्ट था 1,50,000। अगर आप इस अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD2 ये अमाउंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट था एज पर माई फॉर्म 16 पार्ट बी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। 80CCD1B ये अमाउंट भी मेरा मैच कर रहा है फॉर्म 16B के अकॉर्डिंग। स्टिल अगेन आई एम सेइंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। देन सेक्शन 80D, सेक्शन 80D मेरे केस में नहीं है बट मैं आपके लिए बता देती हूँ आप कैसे डाल सकते हैं। इसको ऐड करना है आपको यहाँ से। आप जब ऐड करेंगे तो एक सेपरेट कॉलम आपको खुल के आएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू एंड एनी ऑफ योर फैमिली इज़ अ सीनियर सिटीजन, कि या तो आप सीनियर सिटीजन है या फिर आपकी फैमिली मेंबर। आपको यहाँ पे पेरेंट्स के बारे में नहीं बताना, पेरेंट्स के लिए इन्होंने अलग से पूछा है तो आपको अपने में से बताना है। तो मैं आपको जस्ट एक ये फिल करके बता रही हूँ। मान लीजिए नो, ओके। तो अब आपको बताना है सेल्फ और फैमिली, अपने लिए और अपनी फैमिली मतलब अपने स्पाउस और अपने बच्चों के लिए आपने कितना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, तो उतना अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीज़न नहीं है तो आपको 25,000 का अमाउंट मिलेगा। अगर सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने आपसे पहले ही पूछ लिया कि आपकी फैमिली में सीनियर सिटीज़न है या नहीं है। देन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम आपको 5,000 रुपीज़ का मिलता है। अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे पॉइंट आता है टैक्स प्लानिंग का। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता क्या है, ड्यूरिंग द ईयर हमारी जो भी हेल्थ है उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर जरूर करते हैं।
तो आपसे कोई बिल नहीं मांग रहा, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांग रहे, तो आप अगर इस तरीके के अगर आप कोई नॉर्मल सा भी टेस्ट कराने जाते हो तो 5000 रुपीज़ तो आपके खर्च हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम 5000 रुपीज़ की रिबेट मिलती है। तो अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5000 डाल के क्लेम कर सकते हैं। देन सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, अगर आप इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन मतलब अगर आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन पे यस कर देते तो ये वाला ऑप्शन हाइड हो जाता और नीचे वाला ऑप्शन आपका विजिबल हो जाता, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे डालना होता। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, सेम है। हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट आप 50,000 तक क्लेम कर पाओगे क्योंकि आपकी फैमिली में है अब एक सीनियर सिटीजन। नाउ देर इज़ अ ऑप्शन मेडिकल एक्सपेंडिचर। ये ऑप्शन क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज होती है। मैं आपको बता देती हूँ इस ऑप्शन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है कि जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा, बट ड्यूरिंग द ईयर उसके जो हेल्थ है उसके ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किया है, आपके पास उसके प्रॉपर बिल होने चाहिए, सारा खर्चा आपका बैंक के थ्रू होना चाहिए। तो आप इस कॉलम में उतना अमाउंट डाल के उसके लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर कि वो आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया तब। अमाउंट ऑफ डिडक्शन 50,000 तक कर सकते हैं सीनियर सिटीज़न के केस में, और अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं तो आपको ये रिबेट मिल ही नहीं सकती। मतलब जिसके लिए आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो पर्सन सीनियर सिटीज़न होना चाहिए। अगर वो सीनियर सिटीज़न नहीं है तो ये रिबेट नहीं मिलेगी। इसीलिए जब हमने सीनियर सिटीज़न पे नो किया था तो हमारे पास ये ऑप्शन दिखाया नहीं था। जैसे ही मैंने सीनियर सिटीज़न पे यस किया ये ऑप्शन यहाँ पर विजिबल हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अगर आपको लगता है आपने किसी फैमिली मेम्बर के खर्चा किया है उसके हेल्थ के ऊपर, आपके पास प्रॉपर बिल हैं हॉस्पिटल के, आपने सारी पेमेंट बैंक के थ्रू करी है, आई मीन टू से आप प्रूफ कर सकते हो आपका केस जेन्युइन केस था, तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं उतने अमाउंट को। एवरीबडी गॉट द पॉइंट। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब बात आती है आपके पेरेंट्स की कि अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल प्रीमियम कराया है तो आप उसकी डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन येस एंड नो। तो आपको यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन है तो येस करना है, अदरवाइज नो करना है। नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, अगर आपने उनका नहीं करा रखा तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। ओके, जैसे जिस तरीके से आप ऑप्शन क्लिक करेंगे इन दोनों फील्ड्स में से वही एक्टिव होंगी। फिर जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया सेम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। आप उनके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से रिलेटेड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000, सीनियर सिटीजन है तो 50,000। उनके लिए भी आप मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। ओके, सबको क्लियर है। मेरे केस में कोई मेडिकल प्रीमियम नहीं है तो इसीलिए मैं इस फील्ड में नो कर देती हूँ, या फिर नोट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, अगेन नोट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, ऐड, डन। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन 80G हमें क्लेम नहीं करना। 80CCD2 जो मैंने क्लेम किया था वो एग्जैक्ट है। साइंटिफिक रिसर्च 80GGA मुझे क्लेम नहीं करना। ओके, नाउ 80TTA मुझे क्लेम करना है क्योंकि मेरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था। ऐड 80TTA। जैसे ही आप 80TTA पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट क्लेम करना है। मैक्सिमम मैं 10,000 क्लेम कर सकती हूँ, बट मेरा जो सेविंग का इंटरेस्ट था वो तो था ही 624 रुपीज़, तो उतना ही मैंने क्लेम कर लिया। ओके, ऐड। अब हम ये सारे फील्ड्स अपने फिल कर चुके हैं। अब अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, ठीक है, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न की रिटर्न कर रहे हैं, पैन नंबर अगर आपका सीनियर सिटीज़न का है, तो अभी देखिए मैं एक सीनियर सिटीज़न नहीं हूँ, मेरा जो असेसी है वो सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो मेरा ये जो ऑप्शन है ना ये पूरा एक्टिव नहीं आ रहा 80TTB का। अगर आप सीनियर सिटीज़न की रिटर्न कर रहे होंगे ना तो जैसे उस जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उनकी इन्फॉर्मेशन डाली वहाँ से पता लग जाएगा कि आप सीनियर सिटीज़न हैं या नहीं है। तो अगर वो रिटर्न सीनियर सिटीज़न की है तो आपका ये जो अमाउंट, ये जो टैब है ये ऑटो हाईलाइटेड हो जाएगा। अभी हाईलाइटेड नहीं आ रहा बट उस केस में ऑटो हाईलाइटेड हो जाएगा।
क्योंकि होता क्या है, सीनियर सिटीजन के केस में आप जो ये इंटरेस्ट की रिबेट क्लेम कर रहे हैं ये सेक्शन 80 TTB में क्लेम करते हैं, जो कि अभी मैंने 80 TTA में क्लेम करी है। सेक्शन 80 TTB में आप मैक्सिमम 50,000 की रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, दोनों मिलाकर, टर्म डिपॉजिट FD या फिर डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट प्लस सेविंग का इंटरेस्ट, जबकि 80 TTA में सिर्फ और सिर्फ सेविंग के इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है। तो ये सब क्लियर है। मेरे केस में जितनी डिडक्शंस थी मैंने यहाँ पे डाल दी। मेरी टोटल डिडक्शन जो मैंने क्लेम करी है वो करी है 286,224। मैंने अपने फॉर्म 16 के अलावा कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करी एक्सेप्ट 80 TTA 624 रुपीज़। तो अब मैं इस अमाउंट को मैच कर लेती हूँ अपने फॉर्म 16 से। फॉर्म 16 पार्ट बी में जो मेरी डिडक्शंस आ रही हैं वो आ रही है, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन 285,600। मेरी रिटर्न के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 286,224। दोनों में जो डिफरेंस अगर आप निकालेंगे ना तो 624 रुपीज़ का डिफरेंस है। वो एक जेन्युइन डिफरेंस है जो कि मैंने इंटरेस्ट का क्लेम किया है और मेरे फॉर्म 16 में नहीं था। आपको हर एक पार्ट पे अपनी रिटर्न को क्रॉस चेक करके चलना है ताकि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वहीं पर ही आप उस गलती को सॉल्व कर लें। देन कन्फर्म। जैसे ही आपने कंफर्म किया अब आपकी ये 3 फील्ड्स प्रॉपरली फिल हो गई हैं। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट फील्ड दैट इज टैक्स पेड। बहुत ही इजी सा फील्ड है, इसको तो हम 5 मिनट्स में कवर कर लेंगे। इसको आपको कुछ भरने की ज़रूरत ही नहीं है इस फील्ड में। ये सब जितना भी आपका TDS कटा है ना, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आती है कितना आपका TDS कटा है, कितना आपका TCS कटा है, कितना आपने एडवांस टैक्स किया है पे, कितना आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है। तो ये सारी फील्ड्स आपकी यहाँ पे ऑटो फीड आएंगी क्योंकि 26A से सारी इन्फॉर्मेशन फैच हो गई आपकी। आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ऑटो फिल आ गया। आपको जस्ट एक बार इनको चेक करना है। तो मैंने अपना ये चेक कर लिया। 26AS में TDS कितना आ रहा है 754,219। मेरे 26AS में कितना आ रहा है 754,219। कितने अमाउंट पर 37,999,72। यहाँ पर कितना अमाउंट है आप यहाँ से देख सकते हैं 37,999,73। ये देखिए यहाँ पर 1 रुपये का डिफरेंस है सिर्फ, तो मैं इस 1 रुपये के डिफरेंस को ठीक कर देती हूँ। नहीं तो जब मैं इस रिटर्न को वैलिडेट करूँगी ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम दिखाएगा। तो वहाँ पर है 72, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 72। डन, वी हैड कंप्लीटेड दिस। उसके बाद मेरा और कोई TDS नहीं कटा, मेरा कोई TCS नहीं कटा है, मैंने कोई एडवांस टैक्स पे नहीं करा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स मैंने अभी तक पे नहीं किया है। बट जब मैं इस रिटर्न को कंप्लीट करूंगी अगर मेरा कोई टैक्स बन रहा होगा तो ऑब्वियसली मुझे वो पे करना होगा। पे करने के बाद आपको उस चालान की डिटेल को यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप उस चालान की डिटेल को अपनी रिटर्न में फिल नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट को नहीं पता लगेगा कि आपने सच में रिटर्न का अमाउंट जो था वो पे करा दिया। यूजुअली लोग गलती कहाँ करते हैं, जो उनकी टैक्स लायबिलिटी होती है वो पे तो कर देते हैं बट उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी अपनी रिटर्न में नहीं डालते। उनको लगता है कि उन्होंने पेमेंट कर दी, अब डिपार्टमेंट की वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप चालान क्रॉस चेक करके उसको फिल आउट करेगा। ऐसा नहीं है, आपको उस चालान की डिटेल डालनी है, अदरवाइज नोटिस आएगा नॉन पेमेंट का, आपको फिर वो चालान की डिटेल देनी होगी। तो इतना रिस्क क्यों लेना, अभी डाल दीजिए उस चालान की डिटेल अगर की टैक्स लायबिलिटी बनी है और आपने उसको पे किया है। फाइन, मेरे केस में टोटल टैक्स पेड एग्जैक्टली मैच कर रहा है जितना होना चाहिए। कंफर्म। देखिए कंफर्म करने के बाद टैक्स पेड भी मेरा पूरा कंप्लीट होके आ गया। नाउ लास्ट सेक्शन टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब हमें पता लग जाएगा कि कितना टैक्स बन रहा है या फिर कितना रिफंड बनेगा हमारा, या फिर नो रिफंड नो टैक्स, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी में अगर मैं देखूं तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 7,27,000 टैक्स प्लस एजुकेशन सेस 29,000। ओवरऑल मेरा टैक्स बन रहा है 7,56,903 रुपीज़। और हमने टैक्स कितना पे करा है 756,903, तो मेरा टैक्स बन रहा है। टैक्स मैंने पे किया इससे थोड़ा कम अमाउंट, अभी मुझे याद नहीं है, पीछे जाके देखना पड़ेगा। तो अभी मैं और सेक्शन इसमें कवर कर देती हूँ। पहले इतना आपका टैक्स बन रहा है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्या होता है, अगर आपको कोई पास्ट अरियर्स मिल रहे हैं
तो आप 89 सेक्शन के अंदर रिलीफ क्लेम कर सकते हैं अपना फॉर्म 10E फिल करके। ये एक बहुत अच्छा सेक्शन है उन लोगों के लिए जिनको पिछले सालों की सैलरी अब मिली है, या फिर कोई अरियर था, या फिर आपका कोई ग्रेच्युटी का अमाउंट पहले से कटता आ रहा था अब आपको मिल रहा है, तो आप इस सेक्शन के अंदर उस अमाउंट के ऊपर रिबेट क्लेम कर सकते हैं। इसकी एक ऑल टुगेदर सेपरेट कैलकुलेशन होती है, एक अलग से फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है। विदाउट दैट फॉर्म आप ये सेक्शन क्लेम नहीं कर सकते। जो भी अमाउंट आपका उस फॉर्म के ज़रिए निकल के आता है आप उतना अमाउंट यहाँ पे डाल के टैक्स रिबेट क्लेम कर लेते हैं। इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके लिए आपको हमारा सेपरेट वेबिनार परचेज करना होगा, बिकॉज ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, अपने आप में एक ITR जितना एक बड़ा टॉपिक है ये। ओके, बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ इतना। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C, क्योंकि मैं रिटर्न लेट नहीं भर रही, मैं ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर रही हूँ, जितना भी मेरा टैक्स कटना चाहिए था वो सब मैं पे कर चुकी हूँ, तो मेरे ऊपर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा, चाहे वो 234A है, B है, C है। 234A, B, C होते क्या है आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियो से चेक कर सकते हैं। मैं एक आपको ब्रीफ दे देती हूँ यहाँ पर। 234A होता है अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं और आपकी रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी बनती थी। 234B आपका लगता है अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल था लेकिन आपने अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाया। 234C एप्लीकेबल होता है अगर आपने अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट तो कराया लेकिन एडवांस टैक्स को जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि कितना आपको कब तक जमा कराना चाहिए था, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना जमा नहीं कराया, आपने उससे कम जमा कराया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो कवर होगा 234C के अंदर। देन फी अंडर सेक्शन 234F, फी अंडर सेक्शन 234F होती है आपकी 5000 की पेनल्टी अगर आप अपनी रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो। 31 जुलाई के बाद जो भी लोग फाइल करेंगे रिटर्न उनको 5000 रुपीज़ डिले पेनल्टी देनी होगी। आपने देखा होगा जो रिटर्न फाइलिंग के बैनर्स होते हैं उस पर लिखा होता है अवॉइड फी ₹5000, अवॉइड फी ₹5000, वो इसी सेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हमारा ऐसा कोई केस नहीं है इसलिए 000। तो मेरी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई वो आ गई 7,56,903 रुपीज़। अब मेरे को कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद एवरीथिंग इज़ कंफर्म। इसी पेज का वेट कर रही थी मैं, बहुत लंबा हो गया है मेरा वेबिनार, बट होपफुली आपको एक एक चीज़ मैं डिटेल में बता पा रही हूँ। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ और आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा। नाउ विल मूव ऑन टू प्रोसीड पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरी जो अमाउंट पेएबल टैक्स लायबिलिटी है वो है 2680। मुझे 2680 का टैक्स और पे करना है अभी। ओके, सो अब इसको आप कैसे पे करेंगे? अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो आपको क्लिक करना है पे नाउ पे। पे नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रूट कर दिया जाएगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। इनकम टैक्स की वेबसाइट ये है हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट। यहाँ पर ऑप्शन है ई पे टैक्स, आपको जाना है ई पे टैक्स के ऑप्शन पे। ई पे टैक्स पे जाने के बाद आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको उसका पैन नंबर डालना है जिसकी पेमेंट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर डालना है। तो ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कैसे टैक्स की पेमेंट करनी है। तो आप इस तरीके से, बहुत छोटा सा स्टेप है, यहाँ पे अपनी डिटेल डाल के टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। टैक्स की पेमेंट जैसे ही आप कर देंगे आपके पास एक चालान जनरेट हो जाएगा, वो आपको चाहिए रिटर्न को कंप्लीट करने के लिए। आपको उस चालान की कॉपी अपने पास रखनी है। चालान की कॉपी निकालने के बाद आपको दोबारा रिटर्न समरी में जाना है और जो मैंने पहले बताया था कि आपको चालान डिटेल डाल देनी है अपनी। तो यहाँ टैक्स पेड में हम गए, यहाँ पर हमने अपनी चालान मेंशन कर दी जो हमने अभी पे किया है। चालान सीरियल नंबर एंड डेट, मैंने आज ही चालान अपना पे कराया है। अमाउंट था मेरा 2680। ऐड चालान ऐड करने के बाद दोबारा कंफर्म, प्रोसीड।
अभी देखिए मेरा जो अमाउंट पेएबल है वो ज़ीरो आ गया, मैंने अपनी सारी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है। अब मैं रिटर्न को आगे प्रोसीड कर सकती हूँ। प्रीव्यू ऑफ रिटर्न, यहाँ पे आपको अपना नेम प्लेस वगैरह चेक कर लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आपको डाल देनी है। टीआरपी की इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये उनके लिए है अगर आप किसी थर्ड पार्टी से अपनी रिटर्न फाइल कराते हैं तो। प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब ये है आपकी पूरी रिटर्न जो आपने अभी फिल की है, ये है आपकी पूरी रिटर्न। आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए डाउटफुल है या कुछ डालना भूल गए हैं आप, तो आप बैक पे जाके एडिट ऑप्शन से उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब हम इस रिटर्न को करने वाले हैं वैलिडेट। वैलिडेशन पे क्लिक करने से आपको पता लग जाता है कि आपकी रिटर्न में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। ये जो वैलिडेशन एरर होता है ना, ये अगर आप कोई इनकम डालना तो नहीं भूल गए या फिर आपने कोई डिडक्शन क्लेम करना तो नहीं भूल गए, उन सब चीज़ों के बारे में एरर नहीं बताएगा। ये बेसिक एरर बताएगा कि जैसे आप अपना एड्रेस सही नहीं डाला आपने, या फिर कोई ड्रॉप डाउन में आपको येस नो करना था वो आप करना भूल गए, तो बेसिक एरर बताएगा। जैसे मेरी रिटर्न में एक एरर है कि मैंने टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी जो था वो मेंशन नहीं किया। तो मैं जब इस एरर पे क्लिक करूँगी, मैं उस एरिया में आ गई जहाँ पे मेरे को वो चीज़ डालनी थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी इसमें प्रॉब्लम है, तो मैंने ये डाल दिया, अगेन मैंने डाल दिया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट कर दी, सेव। कंप्लीट करने के बाद दोबारा से अब आपको ना सारा कंफर्म करके आगे जाना है। अगेन प्रोसीड, दोबारा आपको उसी वैलिडेशन पे आना है, फिर दोबारा वैलिडेट करके आपको देखना है। ये मैं बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं क्विकली इसको गो अहेड कर रही हूँ। अब आ गया मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुली। अब आपको करना क्या है, आपकी रिटर्न तैयार है, उस पर कोई भी एरर नहीं है, हम चेक कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी रिटर्न को डाउनलोड करना है। रिटर्न JSON फॉर्मेट पे डाउनलोड होगी, फिर उसको अपना इनकम टैक्स पे लॉगिन करके अपलोड कर देना है। कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से मैंने अपनी डाउनलोड कर ली JSON, मेरे डाउनलोड्स में जाके मेरी JSON डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं करूँगी अपना इनकम टैक्स पे लॉगिन। अब है हमारा फाइनल स्टेप रिटर्न को अपलोड करने का। तो खुश हो जाइए, आपकी रिटर्न कंप्लीट हो गई है। अब जस्ट हम इसको अपलोड करने जा रहे हैं। JSON मैंने अपना डाउनलोड कर लिया है ऑफलाइन यूटिलिटी से। अब आपको क्या करना है, अपलोड करने के लिए अपना इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मैंने लॉगिन कर लिया है। देन ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इसको आप डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे डैशबोर्ड पर ही यहाँ पर ऑप्शन है फाइल नाउ, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 फाइल नाउ। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 23-24 आप कैसे अपलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैंने जो रिटर्न बताई है आपको वो ऑफलाइन मोड से बताई है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप दोनों तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपके वो जो हमने यूटिलिटी अभी पूरी डिस्कस करी है, ऑनलाइन पर क्लिक करते ही वो पूरी यूटिलिटी आपको यहाँ पे दिखाई जाती। बट द डिफरेंस इज कि आप काम ऑनलाइन कर रहे होते और अभी हमने ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके किया है। ओके, तो हमारा ऑफलाइन था, हमने ऑफलाइन पे क्लिक कर दिया। अब है रिटर्न, कैसी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, आपकी ओरिजिनल है या रिवाइज रिटर्न है। हमारी ओरिजिनल रिटर्न है, हमने ओरिजिनल पे क्लिक कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि आप ऑडिट के अंदर तो नहीं आते, आपकी ऑडिट तो नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, आपको नो पे क्लिक करना है। देन टाइप ऑफ ITR फॉर्म, आप कौन से ITR फॉर्म को अपलोड करना चाहते हैं। वी आर वर्किंग ऑन ITR 1, तो ITR 1 को हमने सिलेक्ट किया है। देन कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ से अपनी वो JSON फाइल जहाँ पर भी आपने सेव करी है वो आपको अपलोड कर देनी है। ये है मेरी JSON फाइल, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। ये JSON मेरी अपलोड हो रही है। JSON अपलोड होने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का बटन जो है आपका, वैलिडेशन सक्सेसफुली, प्रोसीड का जो है
वो यहाँ पे देखिए एक्टिव हो गया, प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर जाने के बाद आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन देगा कि आपको अब अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना है। आप रिटर्न वेरीफाई कर देंगे OTP के थ्रू, आपके रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से, और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, टैक्स प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं। मैंने इस वेबिनार में आपको सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। वेबिनार थोड़ा हो गया मेरा वेबिनार, बट हाँ आई एम हैप्पी कि मैंने सब कुछ कवर करा है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेबिनार।